बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1 का अभ्यास 1 कराऊंगा, जिसमें आप लोगों को इस अभ्यास को शुरू करने से पहले आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं मैं वो बताने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से समझें। पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। जो आपका अध्याय 1 है वह वास्तविक संख्याएं हैं। इनको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। रियल नंबर्स। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे प्रश्नावली को हल करेंगे। यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, नेचुरल नंबर। पहला चीज हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। डेफिनेशन देखिए, वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में किसी भी वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में गिनने के लिए करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि दैनिक जीवन में हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए कौन कौन सी संख्याएं प्रयोग करते हैं। तो आप उसमें जो होते हैं, जैसे में देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 डट 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 करके अनंत। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन बने सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप बोलेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, क्योंकि एक से ही हम गिनना प्रारंभ करते हैं। किसी भी वस्तु को हम 0 नहीं काउंट करते, हम 1 काउंट करते हैं। वस्तु 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए हम 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं। इसका मतलब होता है कि जहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं वे सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है, क्योंकि नंबर का कोई अंत नहीं है, ये अनंत कैसे जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। इसमें दूसरा चीज आप देखिए, नंबर 2,
पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी इंक्लूड कर लें या जीरो को भी ऐड कर लें तो फिर वे सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 अनंत। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं को लेकर कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं, एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जाता है कौन सा सत्य। जैसे मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखिए मान लीजिए एक ऑप्शन है, यहाँ पर कोई ऑप्शन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे लिखा जाए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती। वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, किसी का कॉल आ गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट है। पहला है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, दूसरा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए कि हमने प्राकृतिक संख्या को बताया कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, और हमने पूर्ण संख्या को बताया कि पूर्ण संख्या जो होती हैं वे 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पे देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं, ये देखिए प्राकृतिक संख्या के लिखेंगे 1 2 3 4 5 डट करके अनंत तक। ठीक है, और हम पूर्ण संख्या के लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक अनंत। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं, जैसे यहाँ से लेके अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती है। देखिए ये पूर्ण संख्याओं में भी हैं। ठीक है ना, देखिए ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं में हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी सभी पूर्ण संख्याओं को क्या होना चाहिए प्राकृतिक संख्या, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या में जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। यदि हम पूर्ण संख्या से 0 को निकाल दें तो प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब आगे देखिए जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या, क्योंकि आगे चलकर हमको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। ठीक है, देख लीजिए अगला भाज्य संख्या, भाज्य संख्या प्राइम नंबर, सॉरी हाँ यहाँ पे भाज्य संख्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर,
ठीक है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब हम देखेंगे भाज्य संख्या क्या होती है या भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए। देखिए, वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या इसको हम क्या करते हैं, दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। दूसरी तरह से देखिए कैसे समझ सकते हैं, या तो इसको हम लिख सकते हैं, वह संख्या जिसके पास स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है ऐसी संख्या जिसके पास स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई अन्य भी उसका गुणनखंड हो। या हम ये कह सकते हैं कि जो भाज्य संख्या होती है उसके पास दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 4 की बात करें तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, यानी इसका देखिए गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, इसका गुणनखंड 4 हो सकता है और इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 1। यानी यह संख्या, ये जो संख्या है यह 2 से भी कट सकती है। ठीक है, और 4 से भी कट सकती है और 1 से भी कट सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई संख्या स्वयं मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 4 था तो 4 से कट गया, और 1 यानी स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 8 हो गया तो 8 के जो गुणनखंड होंगे, 8 देखिए 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 8 है वह 1 और स्वयं के अतिरिक्त 4 और 2 से भी विभाजित है, या 8 में 1 और 8 के अतिरिक्त 2 और 4 से भी भाग लग जा रहा है, इसलिए यह जो 8 है वह भाज्य संख्या है। ठीक है, यानी इसी तरह से हम कर सकते हैं भाज्य संख्या 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, ऐसे करके आगे तक अनंत तक है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है, तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वह क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। याद रखिएगा, 1 नहीं कहिएगा। ठीक है, क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर इसे मिटा के आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसे उतार सकते हैं, मिटा दें।
अगला हेडिंग जो होगा वो होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ये क्या होता है? चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। वह संख्या जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हो अर्थात जिसके मात्र या जिसके केवल दो गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हो, ठीक है, अर्थात जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या में किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं लग सकता। अभाज्य संख्या में सिर्फ उस संख्या का और एक का भाग लग सकता है, बाकी तीसरी संख्या का भाग नहीं लग सकता है। जैसे ही किसी संख्या में तीसरी संख्या का भाग लग जाएगा, वह जो संख्या होगी वह अभाज्य नहीं रहेगी और वह संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। जैसे में मैंने पहले बता दिया कि एक ना तो भाज्य संख्या और नहीं अभाज्य संख्या है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी जो भाज्य संख्या होती है वो शुरू होती है 2 से। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो हम बताएंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। यानी 2 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। इसी तरह से 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, क्योंकि 9 2 से अधिक संख्याओं से कट सकता है। तो 11 हो गया, आपका 13 हो गया, 17 हो गया, ऐसे ऐसे करके अनंत तक है। तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो 2 है, 2 में सिर्फ क्या हो सकता है? 2 के गुणनखंड सिर्फ 2 और 1 हो सकता है। इसी तरह 5 का जो गुणनखंड है वो सिर्फ क्या हो सकता है? 5 और 1 हो सकता है। जो 7 का गुणनखंड है वो सिर्फ 7 और 1 हो सकता है। जो 11 का गुणनखंड है वो सिर्फ 11 और 1 हो सकता है। देखिए बाकी यहाँ पे देखिए 2 में सिर्फ 2 और 1 का भाग लगेगा, 5 में 5 और 1 का, 7 में 7 और 1 का, 11 में 11 और 1 का। कहने का मतलब है कि वह संख्या जिसमें स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, जहां पर भी आप लोग को ना समझ में आए वीडियो देखते वक्त आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए अब आगे प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्नावली 1 को हल करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्नावली 1.2 आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक है, अभ्यास 1.2 यानी पार्ट 1 का दूसरा एक्सरसाइज। क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है
निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ संख्याएं दी हैं और उनको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। चलिए संख्याएं लिखते हैं। पहला क्वेश्चन 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 और पांचवा है 7429। ठीक है, इनको हमको क्या करना है, सभी जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं सबको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले देखिए क्या करना है, इसको पहले हम क्या करेंगे, संख्या को लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं रफ बता रहा हूँ, रफ वर्क है ये। ठीक है, ऐसे लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। तो इसके पहले मैंने बताया अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लेंगे और देखेंगे कि क्या है, पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आप लोग को बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, यानी कि कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगी जब उस संख्या के लास्ट में या तो क्या रहे, देखिए यहाँ पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट में अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ठीक है, 2, 4, 6, 8 या 0, इनमें से अगर कोई भी संख्या लास्ट में है तो फिर वो क्या होगी, 2 से कट जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 साते 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 साते 14 हो जाएगा और यहाँ पे 0 कट जाएगा। ठीक है, अभी भी देखिए 2 से कटेगा, मतलब जब तक ये 2 से कटता रहेगा, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे भाग होता चला जा रहा है, तो हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर इसको देखिए 2 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 6 10। ठीक, अब देखिए यहाँ से 2 से कटना बंद हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 2 से तभी कटेगा जब लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8। यहाँ पे ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना ही 8 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब 2 से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि 2 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। तो 2 के बाद जो संख्या आती है वो क्या आती है, 3, और वह 3 जो है वो अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, अब हम चेक करेंगे कि 3 से भाग इसमें लगेगा कि नहीं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल या 3 की विभाज्यता का नियम देख लीजिए, कोई भी संख्या 3 से तभी कटेगी जब उस संख्या के सभी अंकों का योग, याद देखिए उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो या विभाजित हो। ठीक है, उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित, तभी वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो ये देखिए संख्या कितनी है, 35। हमको चेक करना है कि ये 35 जो है वो 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो इस संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे, तो जैसे देखिए 3 और प्लस 5 बराबर क्या आ गया, 8। तो आप चेक कर लीजिए कि 8 में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो 8 में 3 का भाग नहीं ले सकता, इसलिए पूरा का पूरा जो 35 है वो 3 से नहीं कट सकता। ठीक है, तो अब 3 के बाद किसका नंबर आता है, 5 का। तो 5 से भाग देंगे, 5 से कट जाएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं कि लास्ट में या तो 5 हो या तो 0, तो वो 5 से कट जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए 5 सत्ते 35। अब फिर किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ये पूरा हमारा रफ होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 140 यानी 140 बराबर क्या आ जाएगा, इधर जितना हमने काटा है सबको उतार लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड है, और 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको उतार लीजिए। इसके बाद मैं एक और बता दे रहा हूँ, फिर बाकी आप लोग करेंगे। ठीक है, मिटा दो। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देख लीजिए। ये आपको ये मैं तीसरा बता दे रहा हूँ, आप लोग दूसरा, चौथा और पांचवा कर लीजिएगा। 3 नंबर का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा हूँ। ठीक है, और 3825 3825। ठीक है, सेम प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लेंगे, चेक करेंगे कट रहा है कि तो 2 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं लास्ट में कितना है, 5 है। ठीक है, अब 3 से चेक करेंगे तो 8 होते हैं, 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18। तो 18 में क्या हो रहा है, 3 का भाग लग जा रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी के 6, यहाँ से 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15। ठीक है, अभी फिर चेक करते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो 1 और 2 3 और 7 3 10 5 15, अभी भी 3 से कटेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 दूनी के 6 और 3 बचे 15। ठीक है, अभी देखते हैं फिर 3 से कटेगा नहीं, तो 4 2 6 और 6 5 11, मतलब अब 3 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है। अब किससे काटेगा, 5 से, फिर 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 5 8 40 हो जाएगा, 2 बचेगा 42 है ना, 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 5 बचे 25। अभी भी 5 से कटेगा तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 सत्ते 5 एक कम 5, यहाँ से 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब ये 17 देखिए 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3825 बराबर, यहाँ पे जितना आया सबको क्या करेंगे, उतार लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा आ गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड। 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लोग होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं उसको आप लोग हल करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मिटा दें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM। HCF, H for highest, C for common, F for factor, LCM, L for lowest, C for common, M for multiples। ठीक है, LCM जिसको हम यहाँ पे HCF को क्या बोलते हैं, मॉस बोलते हैं, और LCM को प्लस बोलते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए
तथा इसकी सत्यता की जांच कीजिए, इसकी सत्यता की जांच कीजिए, इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग नीचे पढ़ चुके होंगे। यानी हमको क्या करना है, जो भी हमको यहाँ पे जोड़े दिए जाएंगे उन दोनों जोड़ों में से क्या करना होगा, दोनों का लस और दोनों का मस निकालना होगा, और इसके बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पे रख देना होगा। अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो हम सत्यता की जांच कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। पहला है 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, दूसरा 510 और 92, 510 और 92। तीसरा 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, 3 क्वेश्चन है जिसमें से मैं एक बताऊंगा, बाकी तो आप लोग अपने से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहला वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट का हल देखते हैं, 26 और 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका लस निकाल लेते हैं। तो लस निकालने के लिए आप जानते हैं हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। ठीक है, निकालते हैं। यहाँ पे 26, 91। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, साथ साथ काटेंगे। ठीक है ना, दोनों को क्या करेंगे, साथ साथ काटेंगे, या दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल के दोनों में जो कॉमन है उनको क्या कर ले लें। ठीक है, तो एक साथ निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए 7 से कटेगा, ये 13 ही रहेगा, और ये 13 सत्ते 91। फिर किससे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, 13 कम 13, पूरा पूरा कट गया। यानी यहाँ पे आ जाएगा लस बराबर, यहाँ पे नहीं दिखा होगा तो यहाँ पे लिखते हैं लस, यानी LCM बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 7 × 13। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 13 सत्ते 91, और 91 गुना कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18, 180, 1 2, 182। एलसीएम कितना आ गया, 182। अब क्या करते हैं, अब हम इसी का क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ी वाली संख्या है उसको अंदर कर देते हैं, और जो छोटी वाली संख्या है उसको बाहर भाग ले जाते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 छक 18 की 8, 1 3 दूनी 6 7, 78, 11 से 8 गया 3, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अंदर ले लेंगे 26 को। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 13 दूनी के 26, पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो पूरा पूरा जिससे कटता है वही क्या हो जाता है, मास। यानी यहाँ से आ गया मास, जिसको हम कहते हैं HCF बराबर कितना आ गया, मास बराबर कितना आ गया, 13। ठीक है, लस कितना आया 182 और मस कितना आया 13। नोट करिए, फिर आगे हम एक सत्यता बता देते हैं, कैसे सत्यता की जांच करेंगे, फिर आगे का आप लोग करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का जो LCM आया था वो कितना आया था, 182, और जो HCF आया था वो कितना आया था, 13। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, मतलब वे दो संख्याएं
जिनका लस और मस हम निकाले हैं उनका अगर हम गुणनफल करें, हमको गुणा करें तो दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91, गुणनफल मतलब गुणा, बराबर यहाँ पे HCF कितना आया है, HCF है 182, सॉरी हाँ HCF आया है 13 और LCM कितना आया है 182। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, इधर गुणा कर लेते हैं 91 में 26 का, 91 गुणे 26, 6 एकम 6, 6 नवा 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 की कितना आ गया 2366। ठीक है, अब क्या करते हैं 182 में भी 13 का गुणा कर लेते हैं, 182 में 13 का, 3 दूनी के 6, 3 अट्ठे 24, 4 3 एकम 3 2 5 1 2 1 अट्ठे 8 1 एकम 1 6 4 2 6 8 5 13 और 2366। यहाँ देखिए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब यहाँ से लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके मास और उनके लस के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं उनका लस और मस हम निकाल दें, ठीक है, तो लस और मस का गुणा करेंगे जितना आएगा उतना ही उन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तब आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम क्या पहला बता दिए, दूसरा और तीसरा आप लोग अपने से करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्न पूर्णांकों का HCF व LCM ज्ञात करें। ठीक है, यानी हमको कुछ यहाँ पे संख्याएं दी रहेंगी जिनका हमको LCM तथा HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना होगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला 12 15 और 21, फर्स्ट 12 15 और 21। ठीक है, दूसरा है 17 23 और 29, 17 23 और 29। पहला है 12 15 और 21, दूसरा है 17 23 और 29। तीसरा देख लेते हैं क्या है, तीसरा है 8 9 और 25, 8 9 और 25। ठीक है, इनको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इनका लस और मस निकालना है। ठीक है, फिर इसका 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 दूनी के 4 तिहाई 12, एक को भी हम चाहे तो शामिल कर ले। ठीक है, इसी तरह से 15 का क्या होगा, तो 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 1। इसी तरह 21 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, हमने क्या किया, सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो देखिए लस के लिए क्या होता है, लस के लिए हम देखते हैं जो कॉमन है सब में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 है ये सब में कॉमन है। ठीक है, जो 3 है वो क्या है, सब में कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे लस बराबर जो सब में कॉमन है उसको निकालिए एक बार। ठीक
ठीक है। अब इसके बाद कोई कॉमन नहीं है, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है, इसके बाद एक कॉमन है तो एक को लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, यहाँ तीनों में है, 5 इसमें, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 7 इसमें, इसमें नहीं। इसके बाद जो बचता है सबको उतार लेंगे। 3 गुणे ऊपर क्या बचा है 2 गुणे 2, नीचे क्या बचा है 5 गुणे 7, ठीक है। एक उतारना है या नहीं उतारना कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखते कितना आता है, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 पंजे 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे 6 सते 42, 420 प्लस कितना आ गया 420। इसी तरह से मस निकालेंगे तो मस के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है, 12 का गुणनफल करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 आएगा। फिर हम 15 का करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 1 आएगा। फिर हम 21 का करेंगे तो 3 गुणे 7 गुणे 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लस निकाला, यहाँ से हम क्या निकालेंगे मस निकालेंगे। लस को क्या कहते हैं LCM और मस को क्या कहते हैं HCF, LCM और HCF। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या कर रहे थे, जो कॉमन था उसको एक बार लिख रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा सिर्फ जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। देखिए इसमें जो कॉमन है वो क्या है, सिर्फ 3 है और क्या है 1, तो 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे मस आ जाएगा 3 गुणे 1 बराबर 3, ठीक है। प्लस कितना आ गया, यानी LCM 420 और HCF कितना आ गया 3, ठीक है। आगे का भी क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। बेटा तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज जो भी मैंने पढ़ाया है आप लोग इसको मेहनत से रिवाइज करें और जो भी क्वेश्चंस वगैरह मैंने छोड़ा है, जो आप लोग को करने के लिए मैंने बोला है उसको आप लोग करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आगे से बताया जाएगा। इसमें जो भी समस्या है आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं आपको आप या तो व्हाट्सअप कर दीजिए या तो वॉइस रिकॉर्ड करके आप हमको भेज सकते हैं, जो भी समस्याएं आपको आती हैं। और लेकिन एक बात याद रखना, जो भी क्वेश्चन आपको इसमें करने के लिए कहे गए हैं उन क्वेश्चन को करने के बाद आप क्या करेंगे, फोटो खींच के हमें